सो आज हमारा टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम। दो जगह आप मल्टीनोमियल थ्योरम के सेपरेटेड न्यूमेरिकल्स देखोगे। पहला हम मल्टीनोमियल थ्योरम यूज करने जा रहे हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन या डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन गिवन नंबर ऑफ ग्रुप्स। वैसे ही हमें मल्टीनोमियल थ्योरम में डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है, लेकिन यहाँ दो जगह बढ़ जाएगा। यहाँ केस वन है ऐसे समझो, जिसमें हम जो कुछ भी हमारा डिस्कशन करेंगे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करेंगे। कोई न्यूमेरिकल आता है आपको तो उसको भी आप आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करके वो न्यूमेरिकल को यहाँ पे खींच के लेके आओगे और फिर इसको करोगे। मैं समझा देता हूँ कि पहले मल्टीनोमियल थ्योरम एग्जैक्टली क्या है। सपोज आपके पास में चार ऑब्जेक्ट्स हैं, चार आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। सपोज वी आर हैविंग फोर ऑब्जेक्ट्स। कोई ऑब्जेक्ट्स माने कॉइन समझो, आप चार 1 रुपये के कॉइन समझो। उनको आपको तीन पर्सन में डिवाइड करना है। सपोज वो पर्सन है ए, बी एंड सी। तीन पर्सन में आप डिवाइड कर रहे हो। सपोज एक्स को टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ए को टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मिल रहे हैं एक्स, बी को टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मिल रहे हैं वाई। मैं कॉइन्स इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों कि आपके माइंड में वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैमर करते रहे। कॉइन माने 1 रुपये का कॉइन, ऐसे हम इमेजिनेशन यहाँ पे कर रहे हैं। माने एक यूनिट है, ऐसे आपको समझना है। और सी को सपोज जेड कॉइन्स मिल रहे हैं। टोटल कॉइन्स मेरे पास में कितने थे? 4 थे। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अब हम प्रैक्टिकल तरीके से इसे करके देखते हैं। यहाँ ध्यान रहे, 0 इज अलाउड। 0 आपको क्या रखना है? अलाउड रखना है। कोई कंडीशन मैं दिया नहीं हूं तो 0 हम अलाउड करेंगे। तो मैं प्रैक्टिकल वे से पहले करके बताता हूं। इसको 0 दिया, इसको 0 दिया, तो इसको कितने देना पड़ेगा मुझे? 4। इसको 0, इसको 1, तो इसे मुझे देना पड़ेगा 3। ये सोचते हुए देना पड़ेगा कि सम ऑलवेज क्या रहना चाहिए? 4, क्योंकि 4 कॉइन्स आपको एग्जॉस्ट करना है। 4 कॉइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही करना है। माने सम विल ऑलवेज कम इक्वल टू 4। 0 2 2, 0 3 1, 0 4 0। ये हो गया, मैंने ए को 0 कॉइन्स रखते हुए पूरे पॉसिबल नंबर ऑफ वेज बना लिया। अब फिर से यहां मैं लिखता हूं ए बी सी। अब ए को दे दो 1 कॉइन, ठीक है। बी को 0 तो सी को मिलेंगे 3 कॉइन। ए को 1, बी को 1 तो सी को 2। ए को 1, बी को 2 तो सी को 1, ठीक है। ए को 1, बी को 3 तो सी को 0। हर जगह 1 + 2 + 1, हर जगह सम क्या बनेगा आपका? 4 बनेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है ए को 1 कॉइन देने के बाद में? नहीं। अब ए को दे देते हम 3 कॉइन्स, ठीक है। 3 0 1, 3 1 0। और कोई पॉसिबिलिटी इसको 3 कॉइन रखने की? नहीं। अब ए को दे देते हम 4 कॉइन्स, 4 0 0, ठीक है ना। ये थोड़ा लाइन में चाहिए था ऐसे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और कोई पॉसिबिलिटी बची है? ए को 2 नहीं दिया मैं, ठीक है। एक 3 दे दिया डायरेक्ट। तो इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूं ताकि हम सीक्वेंस से बराबर पढ़ सके। ए को 2 देने के रह गए, ठीक है। 2 0 2 2 1 1। और कोई पॉसिबिलिटी? 2 2 0,
ठीक है, इसी सीक्वेंस से लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 0 5 टाइम्स हो रहा है, 1 4 टाइम्स हो रहा है, 2 3 टाइम्स हो रहा है। अब 3 की बारी है, A B C, 3 0 1 3 1 0। अब 4 4 0 0। अब गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल 15 वे से हम इन 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का, दैट इज कॉइन्स का 3 पर्सन्स में डिवीजन कर सकते हैं। ये तो हम बहुत सिंपल तरीके से कल के लेक्चर में भी पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। तो कैसे किए थे हमने, 0 जब अलाउड है तो क्या फॉर्मूला यूज किए थे, n प्लस आर माइनस 1c r माइनस 1। यहाँ n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स माने 4 है, r का वैल्यू क्या है, पर्सन, कितने पर्सन में 3 माइनस 1, तो यहाँ आएगा 3 माइनस 1, यहाँ बनेगा 6c2। अब 6c2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 फैक्टोरियल या फिर 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1, 3 जा 5 3 जा 15। आंसर इज कमिंग 15। फिर भी मैं रिपीटेडली आपको बोल रहा हूं, इस फॉर्मूला के ऊपर अड़ के मत रहो। मल्टीनोमियल थ्योरम अच्छे से समझ गया, उसका एप्लीकेशन अच्छे से आ गया, तो आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से, माने क्या कहते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल अगर वो इससे होता होगा तो वो मल्टीनोमियल से होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन जो न्यूमेरिकल इससे होता हुआ आपको एडजस्ट नहीं हो रहा है, वो भी न्यूमेरिकल किससे होता है, सॉल्व मल्टीनोमियल से हो जाएगा। तो मल्टीनोमियल यहाँ के लिए क्या समझो, यूनिवर्सल समझ लो आप, ठीक है। तो मल्टीनोमियल पे अच्छे से हैंड रखोगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल इस टाइप का आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हो। अब इस सिचुएशन को थोड़ा अलग एक तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं। ए के बारे में अगर मैं कुछ चीजें मेंशन करना चाहूं, ठीक है, तो ए को ऑब्जेक्ट्स देखो, एक तो 0 मिल रहे हैं या 1 मिल रहे हैं या 2 या 3 या 4। सेम चीज हम बी के बारे में बोल सकते हैं। बी को एक तो 0 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं बी पर्सन को, है ना, या 1 या 2 या 3 या 4। सी को भी उसी तरीके से। अब समझो ए को जब 0 ऑब्जेक्ट मिले, इस चीज पे ध्यान देना आप, बी को 1 ऑब्जेक्ट मिला, तो जाहिर सी बात है सी को कितने मिले होंगे, 3। अब 0 प्लस 1 प्लस 3 का सम क्या आएगा, 4, ठीक है ना। 0 प्लस 1 प्लस 3 का सम क्या आएगा, 4 आएगा। अगर मैं ए को, जो बच्चों ये मिटा दूं क्या पूरा, ये क्लियर हो गया ना आपका। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मुझे बोर्ड पे थोड़ा स्पेस चाहिए, ये सब मिटा देता हूं मैं। कुछ चीजें और भी मेंशन करूंगा मैं इसमें कि उधर रफ में करेंगे हम। अब सपोज ए के बारे में मैं अगर ऐसे बोलूं कि ए को एक तो 0 ऑब्जेक्ट मिल सकता है या 1 ऑब्जेक्ट मिल सकता है या 2 ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं या 3 या 4। ये हो गया ए का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इनटू बी को एक तो 0 मिल सकते हैं, 1 2 3 या 4। फिर सी को 0 1 2 3 या। अब अगर ये मैं मल्टीप्लिकेशन करूं, समझ में आया ना, यहां मैं x रख दिया हूं तो इस x से कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। यहां मैं चलो p q r मेंशन कर देता हूं।
कॉइन को मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स। समझ में आया ना, कॉइन को मैंने नाम क्या रख दिया, एक्स कॉइन का नाम रख दिया। पहले को पी कॉइन मिल रहे हैं, दूसरे को क्यू कॉइन मिल रहे हैं, तीसरे को आर कॉइन मिल रहे हैं। पी का वैल्यू 0 से लेके 4 तक हो सकता है, क्यू का वैल्यू भी 0 से लेके 4 तक हो सकता है, आर का भी वैल्यू 0 से लेके, लेकिन वो ऐसे वैल्यूज अटेन कर रहे हैं कि तीनों का सम क्या है, 4 है। ठीक है, अब अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करूं, इधर अभी कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, सपोज ये ब्रैकेट ओपन करूं, यहां से मैंने x टू द पावर 0 ले लिया, यहां से x टू द पावर 0 ले लिया, और यहां से x टू द पावर 0 ले लिया। सपोज इमेजिनेशन करो ऐसे, माने क्या हो गया, a को 0 मिल रहे हैं, b को 0 मिल रहे हैं, एंड c को 0 मिल रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है, लेकिन हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें सम क्या चाहिए, ऑलवेज 4 चाहिए। तो ये चलेगा क्या, प्रोडक्ट में ये भी तो आने ही वाला है, ब्रैकेट जब रिमूव करोगे तो आएगा ना ये, x टू द पावर 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 करोगे, फिर वो x टू द पावर 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 से वो ब्रैकेट रिमूव करोगे, माने एक टर्म ये तो आने ही वाली है, कौन सी, x टू द पावर 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 मीन्स x टू द पावर 0 प्लस 0 प्लस 0 मीन्स x टू द पावर 0, मतलब किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन सम हमें क्या चाहिए, 4। चलो मैंने यहां से x टू द पावर 0 ले लिया, यहां से x टू द पावर 1 ले लिया, और यहां से भी x टू द पावर 1 ले लिया, ये भी आएगा प्रोडक्ट में, लेकिन ये काम का है क्या, नहीं। मैंने अगर x टू द पावर क्या लिया था, 0, फिर से रिपीट बता रहा हूं, x टू द पावर 0, x टू द पावर 1 और x टू द पावर 1, ये 3 लिए, माने x टू द पावर 0 इंटू एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 मीन्स फाइनली आंसर इज कमिंग x टू द पावर 2। x टू द पावर 2 आंसर आने वाला ये एक ही है क्या, नहीं, और भी है। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, कौन है, यहां से x टू द पावर 0 ले लो, यहां से x टू द पावर 0 ले लो, यहां से x टू द पावर 2 ले लो, यहां से x टू द पावर 1 ले लो, यहां से x टू द पावर 1 ले लो, वहां से x टू द पावर, ऐसे बहुत से मिल जाएंगे आपको जिसका x टू द पावर 2 आ जाएगा। एक यहां पे मिल रहा है, ऐसे समझो आपको मिल रहे हैं, कंसीडर करो अल्फा मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, अल्फा। तो यहां क्या हो जाएगा, ऐसे पूरा ब्रैकेट रिमूव कर जाने के बाद में आप क्या करोगे, सेम पावर्स वाले लाइक टर्म ऐड करोगे ना, तो हर जगह एक एक मिल रहा है, तो माने ऐसे कितने मिल रहा है, अल्फा, तो अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा, ऐसे ही बीटा इंटू एक्स क्यूब बनेगा, ऐसे ही गामा इंटू एक्स टू द पावर 4 बनेगा, ऐसे ही कुछ और नाम देते हैं, साई इंटू एक्स टू द पावर 0 बनेगा, ऐसे ही एस इंटू एक्स टू द पावर 1 बनेगा। आपको काम किसका है, एक्स टू द पावर 4 का, क्योंकि ये 4 एक्चुअली क्या है, सम है, किसका, ए को मिले ऑब्जेक्ट्स, बी को मिले ऑब्जेक्ट्स और सी को मिले ऑब्जेक्ट्स का ये क्या है, पावर्स का सम कर रहे हैं ना, और पावर पे हम क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को क्या बोला हूं मैं, एक्स, तो 9 ऑब्जेक्ट को क्या बोलूंगा, एक ऑब्जेक्ट को एक्स टू द पावर 1 बोला हूं, तो 9 ऑब्जेक्ट को एक्स टू द पावर 0, 1 ऑब्जेक्ट को एक्स टू द पावर 1, 2 ऑब्जेक्ट को एक्स टू द पावर 3 ऑब्जेक्ट को एक्स टू द पावर 3। ऑब्जेक्ट है तो एक ही वेरिएबल यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है तो सबके लिए मैंने एक्स ही यूज किया। तो हमारे काम का है ये, और हमारे एक्चुअल काम का है ये, यानी व्हाट इट इज, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। ये क्या है, x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट है। कौन से एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में, माने हमें एक्सप्रेशन में के बाकी के वैल्यूज का कोई काम नहीं है, बाकी के कोएफिशिएंट्स का कोई काम नहीं है, हमें वही कोएफिशिएंट चाहिए
जिसमें पावर क्या हो x का 4 हो, माने जिसमें सभी का सम क्या है 4 है। समझ में आई बात? तो यहां अब इसको थोड़ा सा डेकोरेशन इसका कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, यहां सपोज वी आर हैविंग 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड वी वांट टू, ये थोड़ा मैं इनकम्प्लीट लिखा हूं, थोड़ा आप कंप्लीट कर लेना, एंड वी वांट टू डिवाइड देम इनटू 3 पर्सन्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। ठीक है ना, एक लाइन आप लिख लेना, वी वांट टू डिवाइड देम इन 3 persons anyway, okay, find the number of possible ways। तो required number of ways, possible ways क्या होना चाहिए, इज इक्वल्स टू कोइफिशिएंट ऑफ x to the power 4। इस एक्सप्रेशन में कौन काउंट करना है आपको, सिर्फ किसका काम है, कोइफिशिएंट ऑफ x to the power 4 इन दिस एक्सप्रेशन। क्योंकि ये एक्सप्रेशन बना a के लिए, a के डिस्ट्रीब्यूशन का, ये एक्सप्रेशन बना b के डिस्ट्रीब्यूशन का, ये एक्सप्रेशन बना c के डिस्ट्रीब्यूशन का। तीनों ब्रैकेट अगर रिमूव कर दोगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा। एक्सप्रेशन की हर एक टर्म क्या बताएंगी, ए को मिले, बी को मिले और सी को मिले वाले ऑब्जेक्ट, लेकिन आपको तीनों का सम क्या चाहिए 4। तो आपने कौन से चॉइस किया, जिसमें x का पावर 4 है, क्योंकि सम तभी क्या होगा 4 हो जाएगा। क्लियर हो रही है नहीं बात, एस और नो? थोड़ा सा और भी 19-20 होगा तो मैं छोटा एक्सप्रेशन लेता हूं। सपोज मैंने ले लिया 2 पर्सन ले लिया, कितने पर्सन ले लिया, 2 पर्सन ले लिया, और मुझे 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स डिवाइड करने के 2 पर्सन में। तो पहले पर्सन को 0 या 1 या 2 या 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लिया। दूसरे पर्सन को 0 या 1 या 2 या 3। ओके, ब्रैकेट को रिमूव कर लेता हूं मैं। ब्रैकेट को रिमूव करूंगा तो क्या बनेगा, x to the power 0 plus 0, x to the power 0 plus 1, पहले x to the power 0 से, फिर x to the power 0 plus 2, फिर x to the power 0 plus 3। ये काम का है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि आप 3 ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जिसमें a को भी कुछ नहीं मिल रहा, b को भी कुछ नहीं मिल रहा। ये काम का है क्या आपके, नहीं। ये नहीं, क्योंकि यहां a को 0 मिल रहा है और b को 1 मिल रहा है, दोनों का सम 3 नहीं आ रहा है। ये काम का है क्या, नहीं। ये काम का है, a को 0 और b को 3 मिल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब x to the power 1 लेता हूं तो क्या बनेगा, x to the power 1 plus 0, फिर आएगा x to the power 1 plus 1, फिर आएगा x to the power 1 plus 2, फिर आएगा x to the power 1 plus 3, फिर 2 लेता हूं, x to the power 2 plus 0 plus x to the power 2 plus 1 plus x to the power 2 plus 2 plus x to the power 2 plus 3। अब लेता हूं x to the power 3, तो 3 plus 0, x to the power 3 plus 1, x to the power 3 plus 2, x to the power 3 plus 3। आपके काम के जो नहीं है वो एक तो कट कर देते हैं, या आपके काम के जो है उनको अंडरलाइन या इनबॉक्स कर लेते हैं। कौनते कौनते काम के हैं, जिनमें पावर्स का सम 3 आ रहा होगा। ये काम का है, और ये काम का है, और ये वाला काम का है, और ये वाला काम का है, और कोई काम का है क्या, नहीं। बाकी सबको भूल जाओ। अब इसका आंसर, इसमें क्या मीनिंग है कि a को 0 मिल रहा है, b को 3, 0 प्लस 3 बनेगा 3। इसका मीनिंग क्या है कि a को 1, b को 2 बन रहे 3। इसका मीनिंग क्या है, a को 2, b को 1 बन रहे 3।
इसका मीनिंग क्या है, ए को 3, बी को 0। मैंने प्रैक्टिकल वे से 3 ऑब्जेक्ट का करके बताया, 0 0 4 0 1 3, ऐसे सब 0 रख के 1 रख के 2 रख के सब करके बता दिया। अब मैं अगर इसे एक स्टेप सॉल्व भी कर लूं और कर लूं तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर 0, ओके, ये हो गया x टू द पावर 1, ये कौन हो गया x टू द पावर 2, ये कौन हो गया x टू द पावर 3, ये x टू द पावर 1, ये x टू द पावर 2, ये x टू द पावर 3, दिस इज x टू द पावर 4। जो काम के है वो भी लिख रहा हूं मैं, जो काम के नहीं है वो भी लिख रहा हूं। 4 5 3 4 5 6। अब x टू द पावर 0 कितनी बार आ रहा है ये वगैरह मत गिनो, x टू द पावर 1 कितनी बार आ रहा है ये मत लिखो, ये छोड़ दो, x टू द पावर 2 कितनी बार आ रहा है ये छोड़ दो। हम किसे काउंट करेंगे, x टू द पावर 3 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4, कितनी बार आ रहा है x टू द पावर 3, 4 बार। माने यहां पे इस एक्सप्रेशन में कोई टर्म ऐसे बनेगी ना, बाकी की टर्म नहीं लिख रहा हूं मैं, उससे कंफ्यूज मत होना, कोई टर्म ऐसे भी बनेगी, यहां प्लस x टू द पावर 2 वाली भी रहेगी, x टू द पावर 4 वाली भी रहेगी, x टू द पावर 5 वाली भी रहेंगी। आपके काम की कौन सी है, x टू द पावर 3 वाली काम की है। इसमें इस 3 में क्या छुपा है, तीनों का सम 3 है। ऐसा कितनी बार हो रहा है, 4 बार। माने हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, 4 नंबर ऑफ वेज। And what is this for? Coefficient of x cube. What is 4? What is 3? Sum. ठीक है ना, तो coefficient of x to the power sum in the expression। अब एक्सप्रेशन कैसा बनाते हम, तीनों को जितनी वे से वो डिवाइड हो सकते उन तीनों का प्रोडक्ट, उसमें प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लीकेशन लगा रहे हैं और ब्रैकेट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर एडिशन लगा रहे हैं। माने कोएफिशिएंट ऑफ क्या बनेगा, x टू द पावर 3 इन दिस एक्सप्रेशन। माने आपको किसका कोएफिशिएंट ढूंढना है ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स द सम। और आप ये एक्सप्रेशन कैसा बनाते हो, ये अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशन बनेंगे, मैं अलग अलग न्यूमेरिकल्स में इसे आपसे टेस्ट कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो यहां इसीलिए मैंने क्या लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, क्योंकि हमें सम कितना चाहिए, 4 इन द एक्सप्रेशन। ये हो गए a का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा, फिर b का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा, फिर c का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा। क्लियर हो गया यहां तक, आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ इक्वल साइन मत लिखना, क्या लिखना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 या n जो भी है वो लिखना है। तो यहां क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक, जीपी है, ठीक है ना, ये क्या है, जीपी है। ध्यान रहे इसको आप इन्फिनिटी तक भी लेके जा सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में लेके जा सकते हो, कुछ क्वेश्चन में नहीं, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, अभी उस झमेले में हम नहीं पढ़ेंगे, ओके। यहां क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, जीपी का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। पहली टर्म 1 है, x टू द पावर 0 मीन्स 1, ये कंसीडर करना है आपको। x टू द पावर 0 मीन्स क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये 0 का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी 1 वे से होता ही है, ठीक है ना, अलजेब्रिकल टर्न कर रहे हो उसे, ये सभी सेम है, तो पावर क्या बन जाएगा, 3। देन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन 1 माइनस x टू द पावर 5 टू द पावर 3 into 1 minus x to the power minus 3।
यहां तक अलजेब्रिकली सबका क्लियर होगा। अब आगे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन, ये काम का है क्या? इसमें का काम का एक ही नंबर है, वो कौन? 1, क्योंकि ये खुद x टू द पावर 5 है। ब्रैकेट ओपन करोगे इतना रहेगा या इससे बढ़ेगा? कम होगा क्या? कम होगा क्या? जैसे अगर आप करते हो 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 का क्यूब, तो क्या आएगा? 1 क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ 1 स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस थ्राइस ऑफ 1 इंटू एक्स टू द पावर 5, सॉरी एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर। यहाँ 1 है, यहाँ पावर 5 है और यहाँ पावर क्या बन रहा है? 10। आप पावर की कौन से बात करने जा रहे हो? हायर पावर्स आपको निग्लेक्ट करना है। माने इसको सॉल्व करने के बाद में भला ही अलजेब्रिकल आंसर ये ना आए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपने क्या लिखे हो इधर? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, आपको ढूंढना ही कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 है, तो 5 का 10 का आपको काम है क्या? नहीं। तो इसमें क्या काम का कौन है आपके? 1 सिर्फ है ना, 1 काम का है, क्योंकि 1 इंटू करोगे इधर के ब्रैकेट में तो जमेगा कुछ भजन। x टू द पावर 5 इंटू अगर करोगे इधर तो एक तो 5 बनेगा पावर, या 5 से बड़ा बनेगा, वो हमारे काम के नहीं है। अब रह गई बात इसकी, इसको थोड़ा बच्चों हम अलग से एंजॉय करेंगे। क्या क्या मिटाना है मुझे, ये काम का है जो आप नोट डाउन करोगे। ये इस प्रकार के एक्सप्रेशन का प्रूफ भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार की जब सीरीज पढ़ेंगे हम, तब उसमें मैं इसका प्रूफ भी आपको दूंगा। बायनोमियल में भी हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। वैसे आपने शायद फिजिक्स में इस सीरीज को यूज किए ही होंगे। 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n इज इक्वल्स टू 1 प्लस nc1 x प्लस n प्लस 1 c2 x स्क्वायर प्लस n प्लस 2 c3 x क्यूब प्लस टिल इन्फिनिटी। रोकना नहीं इस सीरीज को कहीं पे, ये टिल इन्फिनिटी जाएंगे। अब इसका बराबर ऑब्जर्वेशन करो। क्या ऑब्जर्वेशन करो? पहला 1 से चालू हो रहा है, बीच में माइनस साइन है और पावर भी नेगेटिव है, तो हर किसी का साइन प्लस रहेगा। बीच में प्लस साइन है और पावर नेगेटिव है, वो तो मल्टीनोमियल में आएगा नहीं, क्योंकि मल्टीनोमियल में जीपी लगाने वाले हम, तो बीच में माइनस ही आने वाला है। लेकिन बीच में प्लस साइन है और ऊपर माइनस साइन है, तब अल्टरनेट साइन बनेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये समझ लो। यहां एनसी क्या रहना चाहिए? 0। एनसी 0 मीन्स 1। एनसी 0 रहेगा तब एक्स का पावर क्या है? 0। यहां एनसी 1 है, यहां एनसी 0 कंसीडर ही मत करो, थोड़ा एक गलती हो जाएगी, 1 सी कंसीडर करो। यहाँ 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिफेक्ट आएगा, समझ में है ना। यहाँ n प्लस 1 चाहिए था, फिर तो यहाँ क्या आएगा? और यहाँ n प्लस 1 आएगा, तो यहाँ यहाँ n है तो यहाँ n माइनस 1 भी नहीं लिख सकते, तो इसीलिए 1 ही रहने दो इसको, वो सीरीज के समय करेंगे डिस्कशन। nc 1 है तो यहाँ x का पावर कौन है? यहाँ x का पावर कौन है? यहाँ x का पावर कौन है? 3, सो ऑन। पहले n से चालू किए, ये तो 1 से चालू किए, लेकिन यहां से n से चालू है, फिर 1 से बढ़ा दिया, इसको भी 1 से, हर समय 1 से क्या होते जा रहा है? वो बढ़ते जा रहा है। अगर आपको नेक्स्ट वाला पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर n प्लस 3c4 x टू द पावर 4 लिखो। माने ऊपर वाले को भी 1 से बढ़ा दो, सफिक्स प्रेफिक्स दोनों को 1 1 से आप क्या करते चलो? इंक्रीज करो, और जो नंबर यहाँ होता है वही नंबर क्या होता है? x का पावर होता है। क्लियर? अब हमारे पास एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3, और एक चीज ऑब्जर्व करने की है, इसका डिफरेंस क्या है? n और 1 का, n माइनस 1। इसका डिफरेंस क्या है?
n प्लस 1 माइनस 2 n माइनस 1। इसका डिफरेंस क्या है, समझ में आया? अब सपोज मैं, ध्यान देना इस स्टेप पे, सपोज मुझे चाहिए होता कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 14, क्या चाहिए होता, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 14, तो मैं इतने झमेले में पड़ता ही नहीं, मैं क्या लिख लेता, सीधा सीधा 14, यहां 14 लिखा तो यहां क्या चाहिए अब n प्लस 13, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए n माइनस 1, तो यहां मैं क्या लिखता n प्लस 13 लिखता, सीधा सीधा मिल गया मुझे कोएफिशिएंट, क्योंकि मैंने फॉर्मूला ठीक से समझ लिया है। क्लियर बात? तो यहां अभी हम इतना डायरेक्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स में आएंगे डायरेक्ट करते हुए। तो यहां इस फॉर्मूला को लगा लेते, तो 1 प्लस क्या आएगा 3c1x प्लस 4c2x स्क्वायर प्लस 5c3x क्यूब प्लस 6c4x टू द पावर 4 प्लस, जरूरत नहीं है लिख लेते हैं, 7c5x टू द पावर 5 सो ऑन। हमें जरूरत किसकी है, इसकी। इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत है क्या फिर? नहीं। आप क्या रखोगे, अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 चाहिए तो नीचे आएगा 4, n की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो पहला आएगा 3c1, 3c1 में 3 और 1 में डिफरेंस कितने का हो गया 2 का, तो ऊपर क्या आना चाहिए 6, नीचे का नंबर फिक्स हो गया 4। क्यों फिक्स हो गया, क्योंकि आप ढूंढने जा रहे हो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। फॉर्मूला माइंड में इमेजिनेशन कर लिया कि पावर में -3 है, तो 1 के बाद पहली टर्म कौन सी बनेगी 3c1, 3 और 1 में डिफरेंस कितने का है 2 का, तो यहां 4 और ऊपर के नंबर में डिफरेंस कितना चाहिए 2 का, तो नीचे का 4 है तो ऊपर का क्या बनेगा 6। ये कौन हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। समझ में आई बात? तो यहां इसे अगर मैं एक्सपांड करूंगा इनटू, तो यहां क्या लिखूंगा 1 प्लस 3c1x, अभी लिख लेता हूं बच्चों पूरा ये x स्क्वायर पूरा लिखना पड़ेगा, 5c3x क्यूब 6c4x टू द पावर 4 सो ऑन। यहां 1 है तो जम गया, यहां 1 की जगह अगर दूसरा होता, 1 की जगह दूसरा होता माने सपोज यहां x स्क्वायर होता, ये भी बात ठीक से समझ लो, सपोज यहां x स्क्वायर होता तो दो तरीके हैं, अब यहां का x स्क्वायर और यहां का x स्क्वायर दोनों मिला के क्या बनाते x टू द पावर 4 बनाते, तो फिर कोएफिशिएंट कौन लेते आप 4c2, इसका नहीं लेते, क्यों, क्योंकि यहां का x स्क्वायर और वहां का x टू द पावर 4 क्या बनेगा x टू द पावर 6 बनेगा, वो काम का नहीं है। काम का हमें कौन सा x टू द पावर, एक तरीका ये हो गया, या फिर यहां अगर x स्क्वायर होता तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 मत ढूंढो, किसको ढूंढो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 ढूंढो। समझ में आई ना बात? मल्टीप्लीकेशन में x स्क्वायर, तो इसको 2 से घटा दो, डिवीजन में होता तो 2 से बढ़ा दो, ठीक है ना। डीअरेंजमेंट वगैरह जब पढ़ेंगे तो हमारे डिवीजन में वगैरह सब आते जाएंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में है तो इसे उतने से घटा दो, उतने पावर से, और डिवीजन में है तो उतने पावर से बढ़ा दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हो ये ऐड होने वाले हैं। यहां अगर x स्क्वायर होता तो x टू द पावर 4 बनता ब्रैकेट रिमूव होने के बाद में, तो x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट 4c2 बन रहा है, माने एक्चुअली आप किसका ढूंढ रहे हो x टू द पावर 2 का कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हो। समझ में आई ना बात? तो यहां अगर x स्क्वायर है तो इसको क्या कर दो, वो x स्क्वायर मिटा के इसको x टू द पावर 2 कर दो, माने आपको ढूंढना है इस एक्सप्रेशन में x टू द पावर 2 का कोएफिशिएंट। अभी
थोड़ा 19-20 होगा तो छोड़ो, लेकिन इतनी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के रखो। ये न्यूमेरिकल्स में मैं सेपरेटली आपको समझा देता हूँ कि कैसे होगा। तो दैट इज इक्वल टू, अब ये लाइन हटा दो, कौन दिख रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, 6c4, मतलब 6c2, मतलब 6/2, 5/1, मतलब समझ में आई बात? प्रैक्टिकल वे से मैंने करके बताया 15। कल जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया n + r-1c r-1 15, और मल्टीनोमियल से पढ़ाया तो भी आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा 15 आ रहा है। यहाँ 0 अलाउड रखे हो आप, 0 अलाउड रहे या ना रहे, उनमें हमें कैसे परफॉर्मेंस कैसे परफॉर्म करना है मल्टीनोमियल थ्योरम के साथ में, वो हम न्यूमेरिकली सेपरेटली देख लेंगे। अभी लिख लो ये सब। डिस्कस करते अब मल्टीनोमियल पे। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 persons each throwing a single dice once a single dice once make a sum of 15। अब बच्चों हर प्रॉब्लम में पहले आपको प्रॉब्लम पढ़ के ठीक से सोचना पड़ेगा कि मल्टीनोमियल हम कैसे लगा सकते हैं। दो चीजें मल्टीनोमियल में इंपॉर्टेंट है, कौन सी? कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट एंड ऑफ हुज, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 जैसे लास्ट क्वेश्चन में ढूंढे थे, वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर व्हाट, इसका आंसर निकालना है। इन विच एक्सप्रेशन, इसका आंसर माने वो एक्सप्रेशन तैयार करना है। दो चीजें आपकी करेक्ट है क्वेश्चन पढ़ के, तो फिर क्वेश्चन पूरा का पूरा करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे हाउ मेनी वेज कैन 3 persons each throwing a single dice once make a sum of 50। यहाँ कितने पर्सन्स है हमारे पास में? 3 पर्सन्स है, और वो एक सिंगल डाई हर कोई फेंक रहा है, ठीक है। और सम कितना चाहिए हमें? सम उसका चाहिए हमें 15। ओके, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। अब इसे सोचने का कैसे, ये फेयर हो गया, रफ में पहले हम सोच लेते हैं। 3 पर्सन है, ए बी सी। ए ने जो डाई रोल किया उसके ऊपर कभी 0 आएगा क्या? 0 आएगा क्या अपर फेस पे डाई के? नहीं आएगा। डाई के अपर फेस पे 1 से लेके 6 तक होते हैं, मीन्स 0 इज नॉट अलाउड हियर, 0 अलाउड नहीं है। तो ए के बारे में अगर सोचोगे तो ए कैन गिव 1 एज इट्स आउटकम, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। समझ में आया? ए के आउटकम्स गिनते समय पर्सन कितने हैं इसका कोई काम नहीं है। ए कौन सा प्रैक्टिकल या कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है? थ्रोइंग अ डाई। तो आपको सोचना है उसको आउटकम 1 से लेके 6 तक, हर जगह या लगा दो माने प्लस लग गया। बी का भी यही होगा हाल, सी का भी यही होगा, माने
ये 3 ब्रैकेट आपको एज इट इज फिर से मिल जाएंगे, ये 2 ब्रैकेट और मिल जाएंगे, माने ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, क्यूब। क्यूब क्यूब हो गया, समझ गए। ए भी वही चीज कर रहा है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, बी भी फेंकेगा तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, सी को भी 1 से लेके, तो ए का भी एक्सप्रेशन यही बनेगा इनटू बी, फिर माने इनटू बी का भी एक्सप्रेशन वही बनेगा, इनटू सी का भी एक्सप्रेशन वही बनेगा। तीनों को मल्टीप्लाइड कर दिया तो एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका, क्या बन गया, x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 2 सो ऑन टिल x टू द पावर 6 ब्रैकेट टू द पावर 3। अब सम कितना लाना है आपको, 15। तो क्या ढूंढोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन दिस एक्सप्रेशन। समझ में आया। अब यहां 3 चीजें अलग अलग से समझ लो। 15 कोएफिशिएंट पे पहुंच गया, माने कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर सम, तो 15 कहां पहुंच गया, x के पावर में। इन द एक्सप्रेशन ऑफ, इन यहां 1 से लेके 6 तक, माने एक एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स किस में पहुंच गए, ब्रैकेट में। और पावर में कौन पहुंच गया, नंबर ऑफ पर्सन। अलग अलग होते तो प्रोडक्ट में रहते, यहां सबके सेम है इसीलिए पावर में पहुंच गया। तो नंबर ऑफ पर्सन एक तो प्रोडक्ट में पहुंचेंगे या फिर पावर में पहुंचेंगे। सम कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर सम, अंदर कितने एलिमेंट रहेंगे, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। पावर में या प्रोडक्ट में कितने ब्रैकेट रहेंगे, जितने पर्सन है। क्लियर। अब यहां फिर क्या बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 2 प्लस x टू द पावर 3 x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 6 का क्यूब। ठीक है। यहां बच्चों इसको इंफिनिटी तक पहुंचा सकते हो या नहीं ये सोचो। यहां नेक्स्ट वाला पावर जो है वो 7 है, वो 15 से लेस है। समझ में आया ना। माने इंफिनिटी तक लिखोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। जीपी का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है इंफिनिटी तक का, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, या सॉरी a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। यहाँ पहला टर्म 1 होता है इसलिए ऐसे बोल रहा हूं मैं, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर ऐसे फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ज़्यादा पूराता है यूज़ करना। तो यहाँ इन्फिनिटी तक पहुँचा सकते हो या नहीं पहुँचा सकते हो ये सोचो। तो यहाँ हम x टू द पावर 6 है, x टू द पावर 15 का ले रहे हैं। ठीक है। तो अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। 7 भी काउंट में आ जाएगा, 8 भी काउंट में आ जाएगा, 15 से लेस है ये सब। तो इसे एज इट इज रहने देते हैं। तो आएगा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन। यहाँ ध्यान रहे हर जगह x है। x कॉमन निकालने का मतलब है x क्यूब कॉमन निकालना, क्योंकि बाहर निकलेगा ब्रैकेट के तो क्यूब बन के निकलेगा। तो यहाँ क्या बनेगा 1 या x टू द पावर 0 लिख सकते हो। x एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 4 और 5 ब्रैकेट का क्यूब। क्या बोला था मैंने, x टू द पावर 15 का इसमें कोएफिशिएंट ढूंढना, माने x टू द पावर 13 का किसमें कोएफिशिएंट ढूंढना, कम करोगे ना मल्टीप्लिकेशन में तो कम करोगे। तो क्या आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 13 इन। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये ध्यान रहे ये 13 क्यों किया, 12, हाँ सॉरी 12 चाहिए था, गलती से 13 लिख दिया मैं। क्या चाहिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या बोला था मैंने, घटाने का, और ये ऐसे होता तो 18 कर देता मैं। ऐसे भी सिचुएशंस आपके सामने आने वाली है।
यहां ध्यान रहे, बच्चों का कंफ्यूजन होता है, यार मल्टीप्लीकेशन में एडिशन होता है, फिर बड़ा क्यों नहीं रहे हम? ठीक है, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाइड करने के बाद में ढूंढ रहे हैं ना हम एक्स टू द पावर 15 का, माने जो एक्स टू द पावर 12 होगा वो कौन बन जाएगा? खुद एक्स टू द पावर 15 बन जाएगा। फिर ढूंढो ही किसके? एक्स टू द पावर 12 के। ये एक्स क्यूब हटा दो, तो फिर यहां तो अब जीपी यूज करेंगे, तो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 टर्म्स है, यहां एक्स टू द पावर 0 है, ये मत भूलना, 0 से काउंट कर रहे हो आप, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट टू द पावर 3, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 12 इन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 का क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें के काम के जितने हैं उतने रखना पड़ेगा, बाकी के हटा दो। तो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 12 इन, तो 1 काम का है, -3 एक्स टू द पावर 6 काम का है। अब नेक्स्ट वाला अगर लिखूं +3 एक्स टू द पावर 12, ये भी काम का है। अब इसके बाद के जो रहेंगे, बाद का कौन रहेगा? एक्स टू द पावर 6 का क्यूब, ठीक है ना, a माइनस बी होल क्यूब कर रहे हो ना, ये हो गया a क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस थ्राइस ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस बी क्यूब। वो b क्यूब क्या बनेगा? 18 बन जाएगा, x टू द पावर 18, जो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें किसका कोएफिशिएंट ढूंढना है? x टू द पावर 12 का। तो ध्यान रहे बच्चों, जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो घर को या यही न्यूमेरिकल देखोगे, तब बिना समझ के देखोगे तो आप यही नहीं समझ पाओगे कि सर ने इसका आंसर ये क्यों लिखा। समझ में आया ना? इसका आंसर ये नहीं है, हम हाइयर पावर्स वाली टर्म नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा पावर क्या चाहिए? 12। समझे? नेक्स्ट पावर क्या बन रहा है? 18। 18 का कोएफिशिएंट हमें ढूंढना ही नहीं है, तो लिखती क्यों हो उसको? तो वहां पे मैंने स्टॉप कर दिया, निग्लेक्टिंग हाइयर पावर्स ऑफ एक्स। इसे फॉर्मूला लगाते हैं, क्या पढ़ाया था फॉर्मूला? 1 + 3c1 x 4c2 x स्क्वायर 5c3 x क्यूब। अब ऐसे ही लिखते बैठूंगा क्या? छोड़ दो, नेचर पता है हमें फॉर्मूला का, जब भी एंजॉय कर लिए उसे। अब एक्चुअल वे से करते हैं, ध्यान देना ठीक से। यहां का अगर मैं 1 लूंगा, ठीक है ना, यहां का अगर मैं 1 लूंगा तो वहां का कौन लूंगा? x टू द पावर 12 वाला लूंगा। रिपीट कर रहा हूं, यहां का 1 तो यहां का कौन लूंगा? तभी पावर x टू द पावर 12 बनेगा ना। तो यहां का 1 तो यहां का x टू द पावर 12 मैं लिख के रखता हूं। तो x टू द पावर 12 कब आएगा? जब c का नीचे का नंबर 12 रहेगा। अब ऊपर का नंबर क्या रहेगा? डिफरेंस कितने का है? 2 का। 3 - 1 2, हर जगह 4 - 2 2। तो यहां 12 है तो यहां कौन रहेगा? 14। समझ में आई बात? अब ध्यान रहे, यहां -3, यहां का x टू द पावर 6 तो वहां का x टू द पावर 6, तभी सम क्या बनेगा? x टू द पावर 12 बनेगा। तो यहां x टू द पावर 6 लूंगा मैं, तो यहां क्या आएगा? 8 आएगा। फिर यहां का x टू द पावर 12 लूंगा तो वहां का कौन लूंगा? x टू द पावर 1, सॉरी x टू द पावर 0 माने 1 लूंगा। ये क्या है? पॉजिटिव है, ये समझ के रखो। तो क्या आएगा? +3 इंटू, हम सिर्फ कोएफिशिएंट लिख रहे हैं, x नहीं लिख रहे हैं। x इमेजिनेशन में रख दिया हमने कि 12 12 जहां बन रहे होंगे वो जोड़ी लो। अब ये 1 को नहीं लिखा तो चलेगा, 14c2 -3 इंटू 8c2 + 3।
अब 14C2 को हम लिख सकते हैं 14 डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 1। 8C2 को -3 इंटू 8/2 इंटू 7/1 और ये 3 एज इट इज। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 791 माइनस ये बन जाएगा 4 32 और 3 जा कितने बन रहे हैं 96, ठीक है, और +3 यहाँ कहीं तो मिस्टेक हो गई है, चेक कर लेते हैं। x टू द पावर 12 का ले रहे हैं हम, रिपीट करते हैं। 1 लिया तो क्या लेना पड़ेगा x टू द पावर 12, तो 12 ले लिया, यहाँ आएगा 15, ओके। फिर माइनस कहाँ पे 84 चाहिए, 90, 7 4 जा 24, हाँ 28 3 जा करना चाहिए था, क्या आएगा 84 प्लस 3 माने 94 माइनस 84 क्या बनेगा 0 1, ठीक है। तो हियर 10 पॉसिबल वेज आर देयर टू फुलफिल दिस स्टेटमेंट। कितने वेज है पॉसिबल। अब बच्चों ये थोड़ा हमें बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस में जब आओगे तो बहुत सारी चीज़ें आप क्या करोगे मेंटली कर लोगे, डायरेक्टली आप क्या मेंशन कर लोगे, ये सब चीज़ें आप मेंशन करोगे डायरेक्टली, ठीक है। तब ये एक्सप्रेशन पूरा आपके लिए क्या बन जाएगा छोटा बन जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस में पूरी स्टेप्स फॉलो करो। लिख लो हाँ। So next one is in how many ways the sum of upper faces of 4 distinct dice can be 6। अब 4 डिस्टिंक्ट डायस हैं, माने 4 अलग अलग पर्सन ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि वो एक एक डाय रोल कर रहा है, तो हर किसी का आउटकम 1 से लेके 6 तक रहेगा, माने यहाँ 0 अलाउड नहीं है। तो 1 से लेके 6 तक रहेगा, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू सम हमें 6 चाहिए, तो हम लेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इन द एक्सप्रेशन या एक्सपांशन ऑफ पहला वाला पर्सन A के लिए इट कैन गिव आउटकम 1, इट कैन गिव आउटकम 2, इट कैन गिव 3, 4, 5, 6 टू द पावर 4, क्योंकि ऐसे कितने पर्सन है 4 डिस्टिंक्ट डायस है, माने 4 अलग अलग पर्सन उसको रोल कर रहे हैं, तो हर किसी के लिए यही ब्रैकेट बनेगा, सब मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, तो पावर इज कमिंग 4। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला का सेटअप। सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट को यहाँ होता है, यहाँ x टू द पावर 0 से स्टार्ट करे या x टू द पावर 1 से स्टार्ट करे, इसलिए क्वेश्चंस आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तो क्लियरली हमें गिवन है कि सम ऑफ अपर फेसेस ऑफ डायस, तो डायस का अपर फेस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो 1 से पहले पर्सन से लेके चौथे पर्सन तक जो भी डाय रोल करेगा उसको 1 से लेके 6 तक ही आउटकम्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हम ढूंढना चाह रहे हैं x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट, और इसका लास्ट टर्म है x टू द पावर 6, इसके बाद का टर्म आएगा x टू द पावर 7 और फिर बढ़ते चले जाएगा x टू द पावर 8, x टू द पावर 9। तो अगर हम इनफाइनाइट टर्म्स भी ले ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट टर्म लेगे भी हम तो x टू द पावर 7 तो काउंटिंग में आने वाला नहीं है हमारे, x टू द पावर 8 काउंटिंग में नहीं आने वाला है, मतलब x टू द पावर 6 से ग्रेटर वाले अपने आप छूटने वाले हैं। फिर इनफाइनाइट कंसीडर करने का मतलब क्या है, अगर हम
ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे ही ए आर एन माइनस 1। यह अगर कोई जीपी है, ये फाइनाइट टर्म्स का जीपी है, इनका अगर हम सम लेते हैं तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है। यहाँ मैं प्लस साइन दे देता हूँ ताकि सम एसएन कर देते हैं। तो इसका अगर सम लेते हैं तो आपको 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और उसका भी ब्रैकेट का पावर है 4। माने यहाँ अगर मैं पावर 4 दूंगा तो 1 माइनस आर टू द पावर एन टू द पावर 4, 1 माइनस आर टू द पावर 4, इसको भी एक्सपांड करना पड़ेगा और इसको भी एक्सपांड करना पड़ेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पावर पूछे गए कोएफिशिएंट से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स है, जिनमें इसे भी एक्सपांड करने की जरूरत पड़ती है कुछ टर्म्स तक, ओके। तो फिर अगर हम यही फॉर्मूला इंफिनिटी तक भेज दें तो ये फॉर्मूला इजी ऐसे हो जाता है, कैसा, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर ब्रैकेट टू द पावर 4। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन में a का वैल्यू 1 है, पहली टर्म जब हम कॉमन निकालेंगे इसमें से तो a का वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। माने यहाँ a की जगह 1 आ जाएगा, 1 माइनस आर, माने आपको ये -4 चाहिए था यहाँ पे, 1 माइनस आर टू द पावर 4, बस इसका ही एक्सपांशन करना है। इसीलिए जहाँ कहीं पे भी आपको एडजस्ट करना जमेगा, इन्फिनिटी तक टर्म्स लेके जाना, वहाँ क्या करो, इन्फिनिटी तक एक्सप्रेस करो। लेकिन एक्सप्रेस करने के पहले सोचो वेदर इट कैन अफेक्ट द काउंटिंग ऑफ योर कोएफिशिएंट का काउंटिंग अफेक्ट नहीं होना चाहिए उससे। तो यहाँ क्लियरली हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो 6 तक न लिखते हुए मैं इसे x टू द पावर 6 प्लस सो ऑन ब्रैकेट टू द पावर 4 ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अब कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6, x टू द पावर 1 कॉमन निकालने का मतलब है x टू द पावर 4 कॉमन निकालना। तो यहाँ बन जाएगा 1, दैट इज x टू द पावर 0, x स्क्वायर सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये x टू द पावर 4 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, माने कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 इन। यहाँ अच्छे से समझ लो, समझ में आ रही ना बात। यहाँ देखो मैं और एक बार समझा देता हूँ। x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट यहाँ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसे x स्क्वायर को, x टू द पावर 4 से मैं x स्क्वायर को जब मल्टीप्लाइड करूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, x टू द पावर 6। x टू द पावर 6 का सपोज यहाँ कोएफिशिएंट है अल्फा, तो ये कब आया, x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आया। एक्चुअली वो किसका कोएफिशिएंट होना चाहिए, x स्क्वायर का। यहां सपोज अल्फा है, मैं ढूंढना क्या चाहता हूं, x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट। तो x टू द पावर 4 से जब मैं इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाइड करूंगा तब मेरा x टू द पावर 6 बनेगा, माने अल्फा x टू द पावर 6 बनेगा। तब x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। माने x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट निकालना मतलब ही क्या हो गया, x टू द पावर 2 का कोएफिशिएंट निकालना। समझ में आया ना, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वो x टू द पावर 6 ही बन रहा है ना। कौन बन रहा है x टू द पावर 6, x स्क्वायर वाला। तो x स्क्वायर वाला काउंटिंग में आएगा, x टू द पावर 6 वाला नहीं। वो क्या बन जाएगा, x टू द पावर 10 बन जाएगा। वो काउंटिंग में हमारे नहीं आएगा, क्योंकि 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। हमारे काम का है ये वाला। तो इसको निकालने के लिए हमेशा ऐसा अगर प्रोडक्ट में आता है तो इसको क्या करो, 4 से कम करो, क्योंकि यहाँ x टू द पावर 4 है, 4 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बन जाएगा, x टू द पावर 2 इन। इस एक्सपांशन को जीपी का फॉर्मूला लगा दिया तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x टू द पावर 4, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 1 माइनस x टू द पावर -4।
ठीक है, अब इसे थोड़ा मैं डायरेक्टली करूँगा, 2 न्यूमेरिकल में मैं पूरा लॉन्ग कट लिया हूँ, ठीक है। डायरेक्टली कैसे लूँगा, इसका 1 के बाद का टर्म आएगा 4C1, डिफरेंस कितने का है, 3 का। अब आपको किसका कोएफिशिएंट ढूंढना है, स्क्वायर का, तो C के नीचे क्या रहेगा 2, डिफरेंस कितने का रखना है 3 का, तो यहां क्या बनेगा 5, बन गया कोएफिशिएंट। समझ में आई बात, ये किसका कोएफिशिएंट बनेगा, x टू द पावर 2 का, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। हमें उस एक्स स्क्वायर से लेना देना नहीं है, हमें उसके कोएफिशिएंट से लेना देना है, इसलिए एक्स स्क्वायर मैं नहीं लिखा हूँ यहाँ पे। क्लियर होगी बात, समझो हमें ढूंढना होता है x टू द पावर 4 का, तो मैं यहाँ c के नीचे 4 रख देता, और डिफरेंस मुझे पता ही है दोनों में कितना है, 4 और 1 में, 4 है ना पावर, तो 4 और 1 में डिफरेंस देखने का, 4 और 1 में डिफरेंस कितना है 3 का, 5 होता पावर तो 5 और 1 में ढूंढता मैं तो 4 का, तो यहाँ 3 का डिफरेंस है तो इसे 3 से बढ़ा देता, तो आंसर मेरा आता 7C4। तो हियर आंसर इज कमिंग 5C2, दैट इज 5/2 इंटू 4/1, दैट इज 10। तो 10 पॉसिबल वेज है, ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल्स टू 10। 10 तरीकों से हमें सम क्या मिल सकता है 6 मिल सकता है। अब फिर भी एक कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ 0 से स्टार्ट करें या 1 से। 0 से स्टार्ट बहुत से न्यूमेरिकल्स में करोगे आप, लेकिन कन्वर्जन करके करोगे, यहाँ कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है, डाई एनी हाउ 0 नहीं दे सकता है। हमने इसके पहले भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के क्वेश्चंस किए, एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं, याद करा देता हूँ। एटलीस्ट 1 बांटना है हमें, तो हम क्या करते थे, सबको एक एक बांट देते थे पहले, फिर 0 इज अलाउड होता था, है ना, फिर 0 अलाउड वाले फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो माने पहले 0 अलाउड नहीं था, लेकिन हमने क्या कर दिया, एक एक सबको बांट दिया और फिर 0 अलाउड करके क्वेश्चन को सिंपल वे में फिर उसका आंसर निकाल लिया था। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स टर्न होते हैं, लेकिन वो कुछ खास न्यूमेरिकल्स होते हैं जो टर्न हो पाते हैं, ये नहीं हो पाएगा। यहाँ किसी भी हालत में आप डाई का फेस का प्रिंट नहीं बदल सकते हो किसी भी हालत में आप 1 आंसर नहीं निकाल सकते हो अगर यहाँ पे हम प्रैक्टिकली भी सोचें तो आप इस तरीके से सोच सकते हो, ABCD, यहाँ देखो कितने सारे आउटकम्स काउंटिंग में ही नहीं आएंगे, समझ में आया ना। कोई डायस 6 शो नहीं कर सकता है, समझ में आई बात, कोई डायस 5 नहीं शो कर सकता है, कोई डायस 4 नहीं शो कर सकता है, क्योंकि कितनी डायस है, 4 डायस, 4 ही थी ना, यस, 4 डिस्टिंक्ट डायस है। तो समझो इसने 1 दिया, इसने 1 दिया, तो ये कितना देगा 2, और ये कितना देगा 2, इसने 1 दिया, इसने 2 दिया, इसने 1 दिया, तो ये 2 देगा, इसने 1 दिया, इसने 2 दिया, इसने 2 दिया, तो इसने 1 दिया। ऐसे जितने पॉसिबल तरीके होंगे, अब पूरा करना पुराएगा नहीं, यहाँ पे आपको बरोबर ऐसे कितने पॉसिबल तरीके मिलेंगे, 10 तरीके मिलेंगे, ठीक है। 3 की एंट्री हो सकती है, ठीक है ना, यहाँ अगर मैं 3 लिख दूँ, 1 लिख दूँ, 1 लिख दूँ, 1 लिख दूँ, तो सम क्या हो जाएगा 6। 4 की एंट्री हो सकती है क्या, नहीं, समझ में आया ना। तो 1 2 3 ये 3 ही क्या कहते हैं, आउटकम हमारे सभी डायस के ऊपर के काम के, और उन्हीं को आप घुमाते रहोगे, अलग अलग तरीकों से उन्हीं को क्या कहोगे, आप करोगे, घुमाते रहोगे, तो आपको रिक्वायर्ड आंसर माने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज प्रैक्टिकली भी मिल जाएगा, और ये आंसर आपका बरोबर कितने आएंगे पॉसिबल वेज, ये 10 आएंगे। क्लियर होगी बात, लिख लो। Find the number of non-negative integral solutions of
आधा तो इसने बता दिया हमें। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मींस x1, x2, x3, x4, x5 की वैल्यूज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 और इंटीग्रल रहेगी, ठीक है ना, माने इंटीजर्स ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, 0 इज अलाउड। अब यहाँ एक ट्विस्ट ऐसे है कि अभी तक हमने इक्वल साइन देखे, ये पहला इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, लेस देन और इज इक्वल्स टू 20। तो इस क्वेश्चन को हम एक काम करेंगे, इनइक्वालिटी से कन्वर्ट कर लेंगे इक्वालिटी में, और उसके लिए एक डमी वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है। समझा देता हूं मैं कैसे। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 20 will imply x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus y is equals to 20। समझ में आई बात। अब जो आगे लिखूंगा मैं इसके लिए सपोर्टिंग सेंटेंस जो लिखूंगा उससे पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। वेयर x1 x2 x3 x4 x5 and y all are greater than or is equals to 0। समझ में आई बात। यहां जब y इक्वल्स टू 0 होगा तब यह आंसर एग्जैक्टली 20 के इक्वल रहेगा। जब y इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, यहां एक चीज ध्यान रहे, सभी इंटीजर्स है, ये भी ध्यान में रखो, ठीक है ना, वो न्यूमेरिकल में दिया है। एंड लिख देता हूं मैं, एंड ऑल बिलोंग्स टू z। तो y अगर 0 होगा तो इतना सम इज इक्वल्स टू 20, माने इक्वल साइन यूज हो गया। अब y 0 नहीं है तो y कौन है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो y 20 में से कुछ अपना पार्ट ले लेगा, तो बाकी का सम क्या होगा, 20 से लेस होगा। समझ में आ रही ना बात। सपोज आपको x1 x2 x3, एक घर में 3 बच्चे हैं, ठीक है ना, पप्पा ने 6 खिलौने लेके आए, तो 6 खिलौने लेके आए, झगड़ा नहीं होना चाहिए तो 2-2 तीनों में बांट दिए। ये दूसरा वाला सोच रहा है ये अगर नहीं होता मेरा भाई तो मेरे को 3 मिल जाते और मेरे को 3 मिल जाते। समझ में है ना। तो अभी सम कितना आ रहा है, 6। यही अगर आपको लेस देन और इज इक्वल्स टू 6 दिया होता, लेस देन और इज इक्वल्स टू 6 दिया होता, कहां तक, ये दोनों। अब आपने एक डमी भाई तैयार कर लिया x3। अब x3 अगर 0 है तो इन दोनों को 3-3 खिलौने मिल जाएंगे। समझ में आ रही ना बात। x3 अगर 0 है तो दोनों को कितने खिलौने मिल जाएंगे, 3-3। लेकिन x3 अगर 0 नहीं है, ये भी खेलता कुत्ता बच्चा है, तो फिर दोनों में से एक का लेके जाएगा एक खिलौना। तो ये सपोज इसका लेके गया तो इनका सम क्या है, अभी कितना हो गया, ज्यादा हो गया, 3 और 3 6, एक लेके गया, यहाँ 2 चाहिए था, 3 और 2 5, लेस देन 6। समझ में आया डमी वेरिएबल का रोल। तो डमी वेरिएबल जो हमने इंट्रोड्यूस किया वो ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है। वो जब 0 रहेगा तो एग्जैक्ट सम 20 रहेगा, वो जब 0 नहीं रहेगा तो एग्जैक्ट सम लेस देन 20 रहेगा। माने डमी वेरिएबल हमारी इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है विथ गिवन दिस स्टेटमेंट। अब तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको 2 3 4 5 6 लोगों में ऑब्जेक्ट्स डिवाइड करने के हैं, ठीक है। तो कितने कितने दे सकते हो आप, बोलो, एक को कितने दे सकते हो। 0 इज अलाउड। अब 0 अलाउड है। सपोज आपने x1 को पूरे 20 दे दिया और सबको 0 दे दिया तो भी जमेगा, सम तो आपका 20 आने वाला है।
सपोज आपने x1 को 10 दे दिया, x2 को 10 दिया, बाकी सबको 0 दे दिया, तब भी आंसर 0 आएगा, सॉरी तब भी आंसर 20 आएगा। ठीक है, अब हमें आंसर 20 ढूंढना है। अब हमें आंसर लेस देन और इज इक्वल टू 20 नहीं ढूंढना है। लेस देन और इज इक्वल टू 20 हमारा आंसर कौन अपने आप बना देगा? y, क्योंकि y को हमने क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस कर दिया एज अ डमी वेरिएबल। ऐसा एक ही केस होगा, या ऐसे जितने भी केस पॉसिबल होंगे जिसमें y 0 होगा, उन्हीं केसेस में इन सबको 20 मिल जाएंगे, और जिन केसेस में y 0 नहीं होगा उन सभी केसेस में इन सबको 20 से लेस मिल जाएगा। तो y नाम का डमी वेरिएबल वो एडजस्टमेंट आपका क्वेश्चन में अपने आप करा रहा है। ठीक है ना, तो आपको अभी इन इक्वेशन की जरूरत नहीं है। तो क्या ढूंढूं बच्चों में यहाँ पे? रिक्वायर्ड फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस पूछा है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस इज इक्वल टू, यस बोलते जाओ आप भी, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 20 in x to the power 0, x to the power 1, x to the power 2, so on x to the power 20। ब्रैकेट टू द पावर कितने हैं अभी? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो 6 में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो। ठीक है ना, पूरे 6 के लिए लिखे हो आप, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, और पूरे के पूरे 6 बिलोंग्स टू इंटीजर z है, तो यहां मैंने पावर दे दिया 6। अब मुझे एक बात बताओ, यहां 20 है और यहां हाईएस्ट 20 है, समझ में आई ना बात? तो मैं 20 के अबूर रख सकता हूं, इनफाइनिटी तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक इसे लेके जा सकता हूं, करेक्ट? अब सपोज इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं लेके गया और लेके भी गया, दोनों मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो x टू द पावर 20 इन, ये एक जीपी है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 21 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। देखो आ गया 21, आ गया ना? इस स्टेप से भी समझ सकते हो आप, माने एक चीज आपको ओरल करके देखना है, काम का कौन सा है? 1 ही काम का है ना, क्योंकि दूसरा पावर है 21, माने ब्रैकेट ओपन करोगे तो पहला पावर बनेगा 21 और बाद में 21 से बड़े, तो ना 21 काम का है ना 21 से बड़े काम के, काम का कौन है? 1। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, लेकिन एक स्टेप इसमें ज्यादा का आपको करना पड़ेगा। अब कर लूँ इसी से, देन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 इन 1 माइनस एक्स टू द पावर 21 ब्रैकेट टू द पावर 6 1 माइनस एक्स टू द पावर -6। ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें 20 से ज़्यादा पावर्स बनने वाले जो हमारे काम के नहीं है। हमारे काम का कौन है? 1। तो देन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 इन, ये 1 लिखने की आदत डालो, क्योंकि जब भी आप नोट्स पढ़ोगे तब ये कहा गया तो उसकी जगह 1 लिखे आपको दिखेगा, तो समझ में आएगा कुछ, या याद आ जाएगा कि इसमें का सिर्फ हमारे काम का क्या है? 1 है। ये 21 नहीं चाहिए था, -6। अब डायरेक्टली निकाल सकते हो, किसका निकालना है? 20 का, तो c के नीचे क्या लिखोगे? 20। 6 और 1 में कितने का डिफरेंस है? 5 का, तो इधर क्या लिखोगे? 25। ठीक है, 25 माइनस 25 आएगा, जैसे 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 समझ गए ना कहाँ से कर रहे हो? 6c1 पहला टर्म बनेगा, 1 छोड़ने के बाद पहला टर्म तो 1 बन रहा है, बाद में प्लस 6c1, प्रेफिक्स सेफिक्स में 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो वही डिफरेंस आपको कॉमन रखना है, कोएफिशिएंट वाला नंबर यहाँ लिख दो, डिफरेंस जितने का है उनसे बढ़ा के नंबर यहाँ लिख दो, वो हो गया आपका रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 25c5 एंड दिस कैन बी सॉल्व्ड अगेन। क्लियर? तो आगे आप आंसर निकाल लो या फिर उतना ही आंसर रहने दो। 25c5 नंबर ऑफ
इंटीग्रल सॉल्यूशंस इसके हमें मिलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। हाँ, नेक्स्ट वन, in how many ways can three persons A, B, C having 6 1 rupee coin, 7 1 rupee coin and 8 1 rupee coin respectively donate 10 1 rupee coin collectively? माने ये कोई फंड जमा कर रहे हैं, ऐसे समझो। एक के पास 6 रुपीज मैक्सिमम 6 अवेलेबिलिटी है 6 कॉइन्स की, 1 रुपी कॉइन की। दूसरे के पास, बी के पास 7 है और सी के पास 8 है। माने ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 दे सकता है और कम से कम 0। ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 और कम से कम 0, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 और कम से कम 0। कलेक्टिवली आपको क्या चाहिए? टोटल 10 चाहिए, माने सम आपको चाहिए 10। क्वेश्चन का फ्रेम पूरा समझ गया। अब डायरेक्टली हम क्या करते हैं? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर सम 10 इन किसमें? अब पहला 0 कॉइन, 1 कॉइन, 2 कॉइन, ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास 6 कॉइन्स है। फिर दूसरा भी 0 कॉइन, 1 कॉइन, 2 कॉइन, ज़्यादा से ज़्यादा ये दे सकता है 7 कॉइन्स। और तीसरा, इसके इंटू में लिख देता हूँ, तीसरा 0 1 2 8 कॉइन्स ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है। ध्यान रहे, इसमें फिर भी एक कंफ्यूजन होता है। सर अभी हमने डायस का क्वेश्चन सॉल्व किया, 1 से चालू नहीं किया, यहाँ 0 से चालू नहीं किया, यहाँ 0 से चालू किया, इसने भी 0 दिया, इसने भी 0 दिया, इसने भी 0 दिया, तो हम वो तो ढूंढ ही नहीं रहे ना। हम क्या ढूंढ रहे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 10। उसमें के वही हम चॉइस करने वाले हैं जिनके पावर्स का सम क्या हो? 10 हो। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसने 0 दिया है, इसने 2 दिया और उसने पूरे के पूरे 8 दे दिया, तो भी 10 आएगा। समझ में आई ना बात? तो ये सब बैलेंस कर रहा है सब चीज़ों को। यहाँ 10 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तीनों लेस है, तो हम इन्फिनिटी तक नहीं लेके जाएंगे इनको, हम एज इट इज उसको सॉल्व करेंगे। तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 10 इन, इसे सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ये बनेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ये बनेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। दैट इज एक स्टेप बच्चों, पहला अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये, जिसमें हमें बाकी के ब्रैकेट्स भी काम के हैं, तो इसलिए थोड़ा एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। और यहाँ बनेगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 3 टाइम्स इन डिनोमिनेटर माइनस 3 टाइम्स इन न्यूमरेटर। क्लियर? अब यहाँ पे भी एक स्टेप मैं जानबूझ के बढ़ा रहा हूँ। पहले ये 2 ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे हम, तो 1 इंटू 1 काम का है, 1 इंटू 8, पहले 8 नहीं लिखते, ये लिख लेते हैं 7 वाला, तो माइनस एक्स टू द पावर 7। फिर 1 इंटू 8, ये काम का है, ये दोनों काम के हैं क्या? नहीं, क्योंकि कितना बन जाएगा ये? 15, और 15 से दूसरे ब्रैकेट में घुसोगे तो 15 से भी बड़ा बनेगा वो, या 15 रहेगा, उससे छोटा तो नहीं बनने वाला है ना। लेकिन काम हमें किसका है? एक्स टू द पावर 10 का। तो भला ही इस ब्रैकेट के कोई मल्टीप्लीकेशन का आंसर अलग आ रहा है, एक टर्म यहाँ और आ रही है, कौन सी? प्लस एक्स टू द पावर 15, लेकिन वो हम नहीं लिख रहे, हमारी काम की जितनी है। तो ध्यान रही, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये नहीं है एक्चुअल में,
लेकिन इन दोनों का जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है, बची हुई टर्म्स हमारे काम की नहीं है, वो हायर पावर्स वाली टर्म है, उनको आप निगलेक्ट कर सकते हो, उनको निगलेक्ट कर लिया। देन 1 माइनस एक्स टू द पावर 9, और ये बनेगा 1 प्लस 3c1 प्लस 4c2 एक्स चाहिए था, x प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर टिल इन्फिनिटी जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन 1 काम का है, x टू द पावर 7 काम का है, बाद में x टू द पावर 8 काम का है। अब कौन आएगा, x टू द पावर 9 वाला बचा 1 और x टू द पावर 9, ये वाला भी काम का है। इससे इसको 16 बनेगा, काम का नहीं है। इससे इसको 17 बनेगा, काम का नहीं है। 1 2 3 4 और वो 2 6 टर्म्स, ठीक है ना। फिर से ध्यान दो, ये 1 इंटू 1 कर दिया मैंने, 1 इंटू एक्स टू द पावर 7 कर दिया, 1 इंटू एक्स टू द पावर 8 भी कर दिया, 1 इंटू एक्स टू द पावर 9 भी कर दिया, ठीक है। माइनस, हाँ यहाँ माइनस चाहिए था, ओके, ठीक है। अब बाकी की टर्म्स का हमें काम नहीं है, तो यहीं पे इसको कंक्लूड कर लिया। 1 प्लस 3c1 एक्स। अब यहाँ अच्छे से ध्यान आपको देना है, क्या है डिफरेंस, 2 का। डिफरेंस क्या है, 2 का। कोएफिशिएंट किसका ढूंढना चाह रहे हो, x टू द पावर 10 का। अब ध्यान देना, 1 इंटू कौन चॉइस करोगे उधर के ब्रैकेट में का, x टू द पावर 10 वाला। तभी x टू द पावर 10 आएगा ना, तो x टू द पावर 10 वाला जब चॉइस करोगे तो यहां आएगा 10, और डिफरेंस कितना था, 2 का, तो यहां कौन आएगा, 12। ये 1 वाला पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव है, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है। माइनस x टू द पावर 7, तो वहां कौन लोगे, x टू द पावर 3, तो ले लो, तो ऊपर कौन आएगा, 5। माइनस x टू द पावर 8, तो वहां का कौन लोगे, x टू द पावर 2 वाला, तो कौन आएगा, 4c2। यहां 9, तो कौन लोगे, 3c1। क्लियर हो गई यहां तक पिक्चर। अब आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे इधर कर लेता हूं मैं, डेट इक्वल्स टू 12c10 को 12c2, 5c3 को 5c2, 4c2 एज इट इज, 3c1 एज इट इज। 12c2 को 12 डिवाइडेड बाय 2, 11 डिवाइडेड बाय 1, 5 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ आएगा, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 1, और ये -3। दैट इक्वल्स टू, ये बनेगा 6 माने 66, ये बनेगा 10, और ये बनेगा 6, और वो है -3। 66 माइनस 19, ठीक है, 45। सो यहाँ 66 माइनस 19, 47 चाहिए ना, 9 प्लस 7 6 हो जाएगा ना, 47। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 47। Next one, in an examination, the maximum marks for each of the 3 papers is 50 and the maximum marks for the 4th paper is 100. Find the number of ways in which the candidate can score 60% marks in aggregate.
सो यहाँ पहले निकालना पड़ेगा टोटल रिक्वायर्ड एग्रीगेट मार्क्स फॉर अ कैंडिडेट इज इक्वल्स टू 3 पेपर 50 मार्क के हैं, एक पेपर 100 मार्क का है और उसका क्या निकालना है हमें 60%। उसका क्या निकालने जा रहे हैं हम 60%। क्लियर? 60% उसको पास होने के लिए मार्क्स जरूरी है। 3 पेपर 50 मार्क का है, 50 मार्क के, और एक पेपर 100 मार्क का है, तो क्या हो जाएगा 60% ऑफ 450, 0 0 0 0 कैंसल 150, हाँ 250, 60% है 200 एंड यहाँ 150, 250 चाहिए था, बराबर है ना, 250 और फिर चाहिए था यहाँ पे 150, बराबर है, चेक कर लो। ठीक है, वहाँ मैं गलती से 450 लिख दिया। 50 मार्क के 3 माने 150 हो गए और 100 वो 250 मार्क टोटल, 250 मार्क्स के टोटल पेपर हो गए, उसका 60% माने क्या हो गया 150 मार्क्स। अब हमें फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच कैंडिडेट कैन स्कोर 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। अब हमें तीनों पेपर्स मिला के मार्क्स का सम कितना चाहिए 150, माने हम क्या ढूंढने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 150 इन। अब पहले पेपर में जो उसका फर्स्ट पेपर है उसमें वो 1 मार्क से लेके 0 मार्क्स से लेके 50 मार्क्स तक, 0 इज अलाउड, ठीक है, किसी का क्या कहते हैं इच्छा को हम रोक नहीं सकते, किसी को 0 ही लेना है तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। तो यहाँ पे 0 से लेके वो 50 मार्क्स तक ले सकता है इन 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में जिनको 50 मार्क्स है। तो यहाँ पे x टू द पावर 0, x टू द पावर 1, सो ऑन x टू द पावर 50, ऐसे 3 पेपर है तो पावर बन जाएगा उसका 3। 100 मार्क का एक ही पेपर है तो उसमें 0 से लेके 100 तक मार्क्स ले सकता है वो। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 150 150 इन। यहाँ इसे अगर सॉल्व करेंगे इन्फिनिटी तक तो लेके नहीं जा सकते, दोनों 50 और 100 दोनों 150 से क्या है लेस है, तो यहाँ हम 1 माइनस एक्स टू द पावर 51 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 3, यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 101 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का पावर 1 ही है यहाँ पे, ठीक है। देन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 150 इन, यहाँ बनेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 51 का क्यूब, और ये बनेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 101, और यहाँ ये दोनों, ये क्यूब है और एक 1 है, माने 4 बनेगा ना, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 4 बनेगा। क्लियर? अब इसमें का तो हमें हाँ काम का है, 101 भी काम का है, ये 150 है, ठीक है। इसमें के भी कुछ टर्म्स हमारी काम की है, तो एक्सपांड करते हैं दोनों ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को तो एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को, तो इस ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं, जहाँ तक ये ब्रैकेट हमारे काम का है वहाँ तक एक्सपांड करते हैं, तो क्या बनेगा 1 ए क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बी, काम की है,
प्लस थ्राइस ऑफ ए बी, ए का वैल्यू 1 ही है, बी का स्क्वायर, मतलब क्या बन जाएगा x टू द पावर 102 काम का है। और फिर इसका क्यूब करूंगा मैं, तो इसका क्यूब करूंगा तो क्या आएगा x टू द पावर इसका क्यूब माने 3 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो 153 बनेगा। 153 मेरे काम का नहीं है, तो मैं यहां तक इसे क्या कर सकता हूं, स्टॉप कर सकता हूं। स्टॉप कर दिया। 1 माइनस एक्स टू द पावर 101, 1 माइनस एक्स टू द पावर -4। आगे बढ़ते हैं। दैट इज कोइफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 150 इन, यहाँ 1 काम का है, 1 लिख लो। ये 51 सॉरी ये 101 काम का है, तो कौन सा 101, माइनस एक्स टू द पावर 101 ये काम का है। अब इससे इसको मल्टीप्लाइड करूंगा तो काम का है, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाइड करूंगा तो काम का नहीं है, इससे इसको मल्टीप्लाइड करूंगा तो काम का है, इससे उसको मल्टीप्लाइड करूंगा तो काम का नहीं है, माने ये वाला काम का है। प्लस 3 एक्स टू द पावर 102 और यहाँ 1 माइनस एक्स टू द पावर -4। समझ में आई बात। हर क्वेश्चन में इसको हम एक्सपांड किए, अब धीरे धीरे हम समझ रहे हैं कि बिना एक्सपांड किए भी कैसे अब लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 4 और 1 में डिफरेंस क्या रहेगा, 3 का। अब यहाँ का 1 लोगे तो वहाँ का कौन लोगे, 150। यहाँ का 1 लोगे तो वहाँ का कौन लोगे, 150। अब ध्यान देना, तो 150 लोगे तो C 150। अब 4 और 1 में डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो यहाँ क्या आएगा 153। बाद में सब नेगेटिव वाले हैं, सब माने ये 2 नेगेटिव वाले, ये क्यों पॉजिटिव वाला है चेक कर लो, था ये पॉजिटिव वाला, ओके। अब ये नेगेटिव वाला है तो 101, तो वहां का कौन आएगा 49 माइनस, तो C 49, 49 प्लस 3 52। फिर -3, माइनस साइन पहले लिख लो। यहाँ का 51 तो वहाँ का कौन आएगा 99, करेक्ट। तो यहाँ आएगा C 99 102। यहाँ का 102 तो वहाँ का कौन 48, लेकिन कौन सा साइन आएगा प्लस, उधर के ब्रैकेट में सब साइन प्लस ही होते हैं, तो प्लस, हाँ क्या बोला था मैं 48 ना, 102 प्लस 48 बन जाएगा 150। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 48, तो यहाँ 51। इसे लिख सकता हूँ 153C3, इसे लिख सकता हूँ 52C3 माइनस 102C3 प्लस 3 51C3, क्या, हाँ इसके सामने भी क्या चाहिए था 3 चाहिए था। अब इसे सॉल्व करते हैं। 153 डिवाइडेड बाय 3, 152 डिवाइडेड बाय 2, 151 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 3, 51 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 इंटू 102 डिवाइडेड बाय 3, 101 डिवाइडेड बाय 2, 100 डिवाइडेड बाय 1, और फिर आएगा प्लस 3 51 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 49 है ना, 49 डिवाइडेड बाय 1। अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। फाइनली द आंसर इज गिवन 110551, 110551 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ठीक है लिख लो।